Good morning, students. BSc Part 2nd, Paper 3rd, Electronics. In previous videos, we have discussed half-wave rectifier in detail, and today we are going to discuss full-wave rectifier. पिछले वीडियोस में हमने अर्ध तरंग दृष्टकारी को डिटेल में पढ़ा था. आज हम पूर्ण तरंग दृष्टकारी के बारे में पढ़ेंगे. हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने देखा था कि वहाँ रेक्टिफिकेशन के लिए हमने सिर्फ एक डायोड यूज़ किया था और यह रेक्टिफायर इनपुट एसी सिग्नल का सिर्फ हाफ वेव को ही यूज़ करता है. लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर या पूर्ण तरंग दृष्टकारी एसी धारा के दोनों अर्ध तरंग भागों का उपयोग करता है. इसीलिए इसे पूर्ण तरंग दृष्टकारी कहा जाता है. एसी सिग्नल के दोनों हाफ साइकिल्स को यूज़ करने के कारण इसकी एफिशिएंसी या दक्षता बढ़ जाती है और रिपल फैक्टर और वोल्टेज रेगुलेशन कम हो जाता है. रिपल फैक्टर को हम आर लिखते हैं और वोल्टेज रेगुलेशन को वी आर लिखते हैं. फुल वेव रेक्टिफायर को नीचे चित्र में दिखाया गया है. ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज इनपुट VI दिया हुआ है. ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल के दो सिरे A और B हैं. इस सेकेंडरी कॉइल को पॉइंट C में सेंटर टैपिंग की जाती है और इस तरह इसको सेकेंडरी कॉइल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. एक पार्ट AC है और दूसरा पार्ट CB है. फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड्स यूज़ किए जाते हैं, D1 और D2. अब इसकी कार्यप्रणाली समझ लेते हैं. पॉजिटिव साइकिल के लिए A B के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव है. इससे A और C के बीच में जो वोल्टेज है वो डायोड D को फॉरवर्ड बायस कर देता है. लेकिन C और B के बीच में जो वोल्टेज है वो डायोड D2 को रिवर्स बायस कर देता है. इसलिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में D2 कंडक्ट नहीं करता. D2 में से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है और सिर्फ D1 में से धारा प्रवाहित होती है. D1 से जो धारा प्रवाहित होती है उसको हमने I1 कहा है और D2 में से जो धारा प्रवाहित होती है उसको हमने I2 कहा है. इसलिए पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए I1 एप्रिशिएबल वैल्यू है लेकिन I2 ज़ीरो है. I1 धारा RL में से फ्लो होती है. AC की नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए A B के रेस्पेक्ट में नेगेटिव होता है और उस कंडीशन में A और C के बीच में जो वोल्टता है उससे डायोड D1 रिवर्स बायस हो जाता है. लेकिन C और B के बीच में जो वोल्टता है उससे अब D2 फॉरवर्ड बायस हो जाता है. इसलिए नेगेटिव हाफ साइकिल में D1 में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, इसलिए I1 ज़ीरो हो गया. लेकिन C और B से डायोड D2 के फॉरवर्ड बायस होने के कारण I2 धारा प्रवाहित होती है और यह I2 धारा RL में से फ्लो होती है. इस प्रकार हमने देखा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए D1 कंडक्ट करता है और हमें धारा मिलती है और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए D2 कंडक्ट करता है और हमें धारा मिलती है. इस प्रकार एक पूरी साइकिल के लिए हमें इस दृष्टकारी के द्वारा दृष्ट करंट प्राप्त होता है. यहाँ हमें दोनों साइकिल्स के लिए रेक्टिफिकेशन मिल रहा है लेकिन A और B के बीच में जो वोल्टता है उस वोल्टता का सिर्फ आधा भाग ही हम इसको यूज़ कर पाते हैं. ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल में जो वोल्टेज है उसको हमने VI लिखा है. ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल अर्थात A और B के बीच में जो वोल्टता है उसको हमने VS लिखा है. पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 को A और C के बीच में जो वोल्टता है वही मिलती है और वो इस पूरी VS वोल्टता का हाफ होता है. इसलिए एक बार में एक डायोड को जो वोल्टता मिल रही है वो है VS/2. इसी प्रकार नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 को जो वोल्टता मिलती है वो C और B के बीच की वोल्टता है, वो भी VS का हाफ है. इसलिए D2 को भी जो वोल्टता मिलती है वो VS/2 है.
अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब D1 कंडक्ट करता है तब जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है उसको हम VO1 लिख रहे हैं। और इसी प्रकार नेगेटिव हाफ साइकिल में जब D2 कंडक्ट करता है तब जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है उसे हम VO2 लिख रहे हैं। और इन VO1 और VO2 को प्लस करके हमें रिजल्टेंट आउटपुट वोल्टता VO प्राप्त होती है। इन सभी वोल्टताओं को ग्राफ द्वारा निरूपित किया गया है। VI वोल्टता इनपुट AC वोल्टेज है जो हम देख रहे हैं। VS वोल्टेज भी AC वोल्टेज है, लेकिन ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज है, इसलिए ये स्टेप डाउन वोल्टेज हुआ और इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम होगा। वोल्टता V1 डायोड D1 के चालन अवस्था में होने पर RL के अक्रॉस जो हमें आउटपुट वोल्टता मिल रही थी उसके बराबर है। इसलिए हम VO1 में देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट वोल्टता मिल रही है। नेगेटिव हाफ साइकिल की कंडीशन में डायोड D1 क्योंकि कंडक्ट नहीं करता है इसलिए हमें उसके लिए कोई वोल्टेज नहीं मिलता है। इसी प्रकार वोल्टता VO2 डायोड D2 के चालन अवस्था में होने पर आउटपुट वोल्टता है। डायोड D2 क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट नहीं करता है इसलिए पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए VO2 0 है और नेगेटिव हाफ साइकिल में ये कंडक्ट करता है और हमें आउटपुट वोल्टेज मिलती है, इसलिए VO2 सिर्फ नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए वोल्टता शो कर रहा है। VO1 और VO2 का सम है, इसलिए VO आउटपुट वोल्टता हमें पूरी साइकिल के लिए कंप्लीट मिल रही है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर में पूर्ण तरंग दिष्टकारी में हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है वो एक पूरी साइकिल को रेक्टिफाई करने के बाद आउटपुट वोल्टेज मिलता है। VI है EP साइन ओमेगा टी। ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज है। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज VS द्वारा लिखा गया है, तो VS हो गया NEP साइन ओमेगा टी। और N जहाँ सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल में जो टर्न्स हैं उनका रेशियो होता है, ये हम जानते हैं। NEP को ES लिखने पर VS हो गया ES साइन ओमेगा टी। हमने अभी देखा था कि सेकेंडरी कॉइल A और B के बीच में जो वोल्टता थी उसकी आधी वोल्टता ही एक बार में एक डायोड को मिल रही थी, इसलिए हम लिख सकते हैं वोल्टेज अप्लाइड ऑन ईच डायोड, उसे हमने VS प्राइम से निरूपित किया है। तो VS प्राइम हो गया ES VS/2 और इज इक्वल टू ES/2 साइन ओमेगा टी। ES/2 को अब हमने EM लिखा है, तो VS प्राइम हो गया EM साइन ओमेगा टी। ये वोल्टेज हमें दोनों डायोड पर अलग अलग मिल रहा है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हम लिख सकते हैं t>0 एंड <t/2। पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमने देखा था कि डायोड D1 कंडक्ट करता है और D2 कंडक्ट नहीं करता है, इसलिए हमें I2 तो 0 मिलता है और I1 का मान होता है VS प्राइम बाय RL प्लस RF प्लस RS, जहाँ RF डायोड का फॉरवर्ड बायस कंडीशन में प्रतिरोध है और RS सेकेंडरी कॉइल का प्रतिरोध है। RF और RS को R लिखने पर हम लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू VS प्राइम बाय RL प्लस R। VS प्राइम का मान हमने यहाँ रखा तो ये हो गया EM बाय RL प्लस R साइन ओमेगा टी। EM बाय RL प्लस R को IM लिखा तो I1 हो गया IM साइन ओमेगा टी और I2 इज इक्वल टू 0। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए फॉर t>t/2 एंड t, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमने देखा था कि डायोड D1 कंडक्ट नहीं करता है और डायोड D2 कंडक्ट करता है, इसलिए यहाँ पर I1 इज इक्वल टू 0 हो गया और I2 हो गया VS प्राइम डिवाइडेड बाय RL प्लस R इज इक्वल टू -EM साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय RL प्लस R। यहाँ हमने माइनस साइन लिया है क्योंकि डायोड D2 के लिए C और B के बीच में जो वोल्टता है वो माइनस हो जाती है क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए है। इस तरह I2 हो गया -IM साइन ओमेगा टी, जहाँ IM का मान है EM डिवाइडेड बाय RL प्लस R।
अब हमें निकालना है एवरेज वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट और वोल्टेज। आरएल में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो होता है I1 प्लस I2। तो जो रिजल्टेंट करंट है वो है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब हम IDC निकालते हैं। IDC होता है एक पूरी साइकिल में धारा का एवरेज। तो इसको लिख सकते हैं 1/t इंटीग्रल 0 टू t IDT। ये हो गया 1/t इंटीग्रल 0 टू t/t I1 dt प्लस इंटीग्रल t/2 टू t I2 dt। I1 और I2 के मान रखने पर IDC हो जाता है Im/t इंटीग्रल 0 टू t/2 साइन ओमेगा t dt माइनस इंटीग्रल t/2 टू t साइन ओमेगा t dt। इंटीग्रेशन के बाद रिजल्ट आता है Im/ओमेगा t माइनस कॉस ओमेगा टी। फर्स्ट टर्म का रिजल्ट है, यहाँ लिमिट्स 0 टू t/2 लगाएंगे और सेकेंड टर्म से आ जाता है कॉस ओमेगा टी लिमिट्स t/2 से t। लिमिट्स लगाने के बाद रिजल्ट आया Im/2π और ब्रैकेट में 2 + 2। ओमेगा टी को हमने यहाँ 2π लिख दिया है तो रिजल्ट हुआ 2Im/π। ये इक्वेशन 3 है। इस तरह IDC का मान आता है 2Im/π। EDC हो जाता है IDC इंटू RL। ये EDC लोड प्रतिरोध RL पर औसत वोल्टता है। इसमें IDC का मान रखने पर EDC हो गया 2Im/RL/π और इसमें Im का मान रखा तो ये हो गया 2Em/RL डिवाइडेड बाय पाई RL प्लस R। ये इक्वेशन 4 है। अब हमें निकालना है RMS वैल्यूज़ ऑफ पल्सेटिंग करंट और वोल्टेज। ये RMS वैल्यूज़ क्या होती हैं ये हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में भी देखा था। द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट फॉर अ कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर और RMS वैल्यू IRMS। इस तरह IRMS होता है I के स्क्वायर का एवरेज और उसका स्क्वायर रूट। इस तरह IRMS को लिख सकते हैं 1/t इंटीग्रल I² dt टू द पावर 1/2। ये हो गया 1/t इंटीग्रल I1² dt लिमिट्स 0 से t/2 हैं प्लस 1/t इंटीग्रल t/2 टू t I2² dt टू द पावर हाफ इज इक्वल टू 2Im²/t इंटीग्रल 0 टू t/2 साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि I2 I1 के बराबर था लेकिन मैग्नीट्यूड में अपोजिट था और उसमें माइनस साइन था, लेकिन स्क्वायर होने के बाद वो बराबर हो गए हैं इसलिए हमने उसको ट्वाइस कर दिया है और लिमिट्स 0 से t/2 लगाई है। दिस इज इक्वल टू Im²/t इंटीग्रल 0 टू t/2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t dt टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू Im²/t t माइनस साइन 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा लिमिट्स 0 से t/2 टू द पावर 1/2। दिस इज इक्वल टू Im²/t t/2 टू द पावर 1/2। t कैंसिल हो जाता है और IRMS का मान आता है Im डिवाइडेड बाय √2। दिस इज इक्वल टू Em/√2 RL प्लस R। ये इक्वेशन 5 है। लोड RL पर वोल्टता का जो RMS मान है उसे हम ERMS लिख रहे हैं। तो ERMS हो गया IRMS इंटू RL इज इक्वल टू Im/RL/√2। Im का मान रखने पर ये हो जाता है Em/RL डिवाइडेड बाय √2 RL प्लस R। ये इक्वेशन 6 है। नेक्स्ट वीडियो में हम फुल वेव रेक्टिफायर को ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।